नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं भी मिस ना हो जाएं। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका है, जो भारत की न्याय व्यवस्था है, वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब उसमें सेंटर ऑफ पावर एक ही होता है या फिर वो इकहरी व्यवस्था में चलता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल में कोई और कोर्ट है या हाई कोर्ट के पैरेलल में कोई और कोर्ट है। एक हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे और सारी अदालतें हैं। तो भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? एकीकृत। न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा जो राइट्स प्राप्त हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय या इसी को सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो बहुत बार संशोधन होने के बाद वर्तमान समय में 31 है, 31 है। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक वर्णित है, लिखी हुई है। आप लोग अनुच्छेद ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि पुलिस आदि एग्ज़ाम्स में अनुच्छेद ज़रूर पूछे जाते हैं। अगली बात है जो ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो। मैं स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूँगा कमेंट में डाल दूँ इन सारे इस वीडियो का, बोर्ड का। तो दूसरी चीज़ है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और त्यागपत्र। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जितने भी न्यायाधीश हैं 31 हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? जो भी सिटिंग चीफ जस्टिस होता है वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस की खुद ही एक सिफारिश कर जाता है और उस पर आम तौर पे जो हमारा राष्ट्रपति है वो अपनी मुहर लगा देता है। इस सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो भी अन्य जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन 30 अन्य जज या फिर हाई कोर्ट्स के जो भी जज होते हैं, उन सभी लोगों की नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेता है। अर्थात नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। मतलब अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे और एक को छोड़ के बाकियों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होगा। इन लोगों को शपथ दिलाने का काम या तो राष्ट्रपति स्वयं करता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। जो जजेस को शपथ दिलाने का काम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के नहीं। योग्यता की, अर्हता की बात है। योग्यता तो आपको पता ही है कि हर चीज़ में आमतौर पे योग्यता होती है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये तो लगभग सब में कॉमन है। यहाँ पे खास बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी भी व्यक्ति ने 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यभार संभाला हो या फिर 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा हो। माने कि मोटा मोटी 2 शर्तों में से कोई एक पूरी करी हो। कौन सी? या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल हाई कोर्ट या कोर्ट्स में अधिवक्ता रहा हो। इसके अलावा एक और शर्त है जिसके बिहाफ पे अक्सर सरकारों के इशारे पे जज नियुक्त होते हैं, वो है कि भारत के राष्ट्रपति की नज़र में जो व्यक्ति कानून का उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उसको राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पे सीधे ही सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकती है। अभी रिसेंटली कुछ जजेस ऐसे बनाए गए हैं, 1-2 लोग। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर करने के लिए 65 साल की आयु तक वो कार्य कर सकता है या उसकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 वर्ष होती है। इसको हटाने के लिए या तो वो अपना त्यागपत्र 65 साल में रिटायर होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता, अपने पद से मतलब विरत हो सकता है, निवृत्त हो सकता है, या फिर उसे राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार की स्थिति में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग का प्रोसेस क्या है कि दोनों सदनों में संसद के 2/3 बहुमत से पूरा प्रस्ताव पारित हुआ हो, उसके बाद फिर राष्ट्रपति वगैरह साइन करता है, फाइनली वो जज वहाँ से हटा दिया जाता है। हिंदुस्तान में अभी तक एक भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है।
कोशिश की गई है, महाभियोग स्टार्ट हुए हैं, लेकिन महाभियोग स्टार्ट होने के पहले ही किसी न किसी कारण से वो महाभियोग बंद करना पड़ा। चाहे जज ने, जैसे एक रामास्वामी करके जज थे, उनके साथ क्या हुआ था कि उसके वो प्रस्ताव जो महाभियोग का लाया गया वो दूसरे सदन में गिर गया और महाभियोग आगे नहीं बढ़ पाया। अभी हाल के दिनों में, पिछले कुछ वर्षों की बात है कि एक सौमित्र सेन करके न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया गया, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा में जैसे ही पूरी हुई उसके बाद सौमित्र सेन ने स्वयं राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। तो आमतौर पे जजेस जो हैं वो महाभियोग से बचने के लिए पहले ही इस्तीफा देने का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट स्थित कहाँ है, आप सभी को पता ही है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। ये आपके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस थे। कैसी न्याय व्यवस्था है, एकीकृत किस अनुच्छेद में है, 124 से 147। संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, 31। नियुक्ति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अर्हता 5 वर्ष जज या 10 वर्ष अधिवक्ता। रिटायर 65 वर्ष में होते हैं। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार या फिर उसकी शक्तियाँ या फिर उसके कार्य क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसके पूरे कार्यों को हम कुछ श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहला अधिकार है वो है प्रारंभिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार। किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार है या फिर मूल रूप से जो मूल न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा ऐसी सुनवाइयों के लिए। तो कौन कौन से मामले ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत सरकार वर्सेस राज्य, भारत सरकार और दूसरे किसी राज्य अथवा राज्यों के बीच कोई मुकदमा है, कोई केस है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी सीएए के खिलाफ कुछ राज्यों ने जो विपक्ष के शासित थे उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया। तो ये कैसा केस हो गया, भारत सरकार वर्सेस राज्य या राज्यों का समूह, इसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। दूसरा केस है भारत सरकार प्लस राज्य, मतलब एक तरफ भारत सरकार है और कुछ एक राज्य भी हैं जो भारत सरकार के पक्ष में ही है, भारत सरकार और उनकी राय एक है। दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्य हैं, मतलब एक पार्टी कौन है, भारत सरकार और एक आध राज्य, दूसरी पार्टी कौन हो गई, इन राज्यों को छोड़ के एक राज्य या एक से अधिक राज्य। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का कोई विवाद, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों किसी मुद्दे पे बिहार सरकार के खिलाफ चले जाएं, तो ये कैसा केस हो गया, बी कैटेगरी वाला। तीसरा कौन सा है, राज्य वर्सेस राज्य। ये सबसे कॉमन केसेस हैं, जैसे पंजाब हरियाणा के बीच विवाद है और आपका कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। ऐसे बहुत सारे राज्यों, केरल और कर्नाटक के बीच में है। तो राज्यों के बीच ऐसे बहुत सारे विवाद होते हैं जिन पे सीधे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मामले हो गए जिनमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सीधे सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 131 के अंतर्गत प्राप्त है। दूसरा कैसा अधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार आपका जो है वो अनुच्छेद 132 से 136 के बीच में वर्णित है। अपीली का मतलब क्या हो गया कि पहला कैसा मामला हो, संवैधानिक मामला हो, जिन मामलों में, जिन मामलात में सीधे सीधे संविधान की व्याख्या इन्वॉल्व हो रही हो, उसमें व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ये आप जानते ही हो जो रोज़मर्रा के हम लोग केसेस सुनते हैं, हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, टैक्स वगैरह के, ये सारे ज़मीन जायदाद, ये सारे केसेस में क्या होता है कि ये मुकदमे शुरू तो निचली अदालतों से होते हैं, लेकिन होते होते निचली अदालतों से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये उन मुकदमों के लिए सुप्रीम कोर्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करता है। जैसे निर्भया वाले मामले में क्या हुआ कि वो सीबीआई के विशेष कोर्ट में चालू हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जो कल्प्रिट्स थे उनको फांसी हुई। अगला है एक और इसी में है विशेष अपील। अगर कोई विशेष अपील संबंधी मामले हैं तो उनके मामले में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे आपने निर्भया वाले मामलों में देखा होगा कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, 2 बजे खुल रहा है, तो ये विशेष अपीलें अगर कोई जाती हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। तीसरे प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है परामर्शी अधिकार। इसको मैंने राष्ट्रपति टॉपिक में भी पढ़ाया था। परामर्शी अधिकार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, PR, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि किसी कानून से जुड़े मामले में राष्ट्रपति को लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय लेनी चाहिए तो वह अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या फिर जो अपना विधिक सलाह है वो ले सकता है। यहाँ पे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य है, किंतु
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो उसको सलाह तो देनी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति को इसके आगे एक अधिकार है कि वो उस सलाह को माने अथवा ना माने। अभी जो कांग्रेस सरकार में आपने 2014-13 में देखा होगा, इस गवर्नमेंट के पहले जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था, उसमें राष्ट्रपति ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधिक सलाह ली थी। ठीक है। चौथा जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो है अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अपने आप में नज़ीर बन जाते हैं और उसके जो मातहत अन्य कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें हैं, उनमें एक नज़ीर के रूप में या फिर उनमें एक कानून के रूप में माने जाते हैं। मान लीजिए किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो फिर क्या होगा कि निचली अदालतों को उस फैसले को एक नज़ीर मानना पड़ेगा, उनके लिए वो एक कानून का कार्य करेगा, वो उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में। उसके सारे फैसले, अभिलेख मतलब दस्तावेजों के रूप में संभाल के रखे जाते हैं ताकि वो आगे के लिए नज़ीर बन सकें। पांचवा अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन का। पुनः अवलोकन, पुनरावलोकन का संधि विच्छेद है पुनः अवलोकन, मतलब न्याय से संबंधी किसी मामले को दोबारा देखना, पुनः अवलोकन करना, पुनः उसको देखना। इसका अर्थ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकता है, अपने ही दिए गए फैसले को बदल सकता है। तो ये हो गया आपका न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात उसको अपने फैसलों के मामले में दोबारा उसकी न्यायिक समीक्षा करने का या फिर उसको बदलने का पूरा अधिकार है और कोई कोर्ट उसको नहीं बदल सकता है। तो अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के अंतर्गत था और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अगला जो हमारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का वो है संविधान का रक्षक। जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब संविधान का जो है कि हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, जैसे कई बार सरकारें बनती हैं, जैसे भी आपने हाल में महाराष्ट्र में देखा कि रातों रात वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक बदलाव आए। तो ऐसे केसेस में जहाँ किसी भी एक पार्टी को लगे कि संविधान का हनन हो रहा है, तो उस केस में चूँकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अगला अधिकार सुप्रीम कोर्ट का क्या है, वो है संवैधानिक मौलिक अधिकारों का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है और व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है यदि उसके किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरा हम न्यायपालिका के दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। पहला प्रश्न है कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, तो भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना है, जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, जो कि अमरावती में बना है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सर्वाधिक जज किस हाई कोर्ट में हैं, तो वो हमारा यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और जजेस भी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। लगभग क्या टाइम सैंक्शनड 160 जज हैं, 160 जज। अगला क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अभी आपको बताया मैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। हाँ, इसमें खास बात क्या होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के केस में राज्यपाल का भी विमर्श लिया जाता है। राज्यपाल और CJI दोनों का विमर्श, और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट। तो अभी हाल में ही इनकी रिटायरमेंट एज भी 65 वर्ष कर दी गई है। शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल दिलवाता है, जबकि यहाँ पे कौन दिलाता था, राष्ट्रपति। राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। अधिकारों की बात करें तो प्रारंभिक अधिकार मूल अधिकार मामलों में हाई कोर्ट को मूल अधिकार से संबंधित मामलों में सीधे सुनवाई का अधिकार है, सीधे सुनवाई कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार आपको बताया ही, दीवानी फौजदारी से जुड़े मामलों में निचली अदालतों के बाद कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है अगर वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। तीसरा है प्रशासक के रूप में, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासक नहीं होता है, वो सिर्फ अपने सुप्रीम कोर्ट भर का प्रशासक होता है, वरना पूरे देश में किसी भी न्यायालय का प्रशासक नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो अपने अधीन आने वाली समस्त निचली अदालतों के लिए प्रशासक का, बॉस का कार्य करता है।
ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्ति, ये सारे के सारे काम किसके क्षेत्र में आते हैं? उच्च न्यायालय। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो यूपी के जितने भी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जितने भी अन्य कोर्ट हैं, उन सब के लिए प्रशासक हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला है अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट के फैसले भी उस राज्य के जो उसके अधीन आते हैं, अधीन न्यायालय आते हैं, उनके लिए नज़ीर के रूप में पेश होते हैं और वो भी दस्तावेजों के रूप में संभाल के रखे जाते हैं। तो ये आपका हाई कोर्ट था। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ 2-3 मिनट में, कि भारत के पहले भारतीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, वो थे आपके जस्टिस एच.जे. कानिया। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली बन गया, करंट अफेयर्स का भी है, कि पहला जस्टिस सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो वो आपका अमरावती में किया गया, जहाँ अभी 25वां हाई कोर्ट बन रहा है, पूरा जस्टिस सिटी ही स्थापित कर दिया है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है आपका कोलकाता हाई कोर्ट, 1862 में स्थापित हुआ। अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वो 1866 में स्थापित हुआ। एक और क्वेश्चन शायद वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर भारत के CJI कौन हैं? तो वो आपको वैसे तो पता ही है, S.A. बोबड़े। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ऑल।